चलिए, आधुनिक भारत का भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इतिहास का रीढ़ है और बिहार पुलिस का तो महत्वपूर्ण टॉपिक है ही। आज बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य पढ़ने जा रहे हैं कि बंगाल पर कैसे अंग्रेज लोग का कब्जा हुआ, कैसे बंबई पर हुआ देखिए, हैदराबाद कैसे हुआ देखिए, गुजरात कैसे हुआ देखिए, गोवा कैसे हुआ देखिए। गोवा पुर्तगाली का अधिकार है, इसका मतलब अंग्रेज का भी है, ससुराल वाले का है ना। पॉइंट में देखिए क्या है, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांत में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुगल साम्राज्य में जितना था सबसे संपन्न था बंगाल, कारण कि गंगा का मैदानी क्षेत्र है। अब गंगा का मैदानी क्षेत्र में पानी हर साल आएगा, गंगा के जलोढ़ मिट्टी लाएगा, जलोढ़ मिट्टी लाएगा तो जलोढ़ उपजाऊ होता है। नायका जलोढ़ जो कछारी कहते हैं वह ज्यादा उपजाऊ होता है, तो ज्यादा उपजाऊ होगा तो उपज ज्यादा होगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो मुगलिया साम्राज्य में सबसे सुखी संपन्न जो प्रांत था वो बंगाल था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, बंगाल का स्वतंत्र राजा था मुर्शिद कुली खां, लेकिन नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। स्वतंत्र राजा जरूर था मुर्शिद कुली खां, लेकिन नियमित रूप से टैक्स भेजता था मुगल बादशाह को। कहने का मतलब यह हो गया कि बंगाल का स्वतंत्र राजा कौन था? राजा मुर्शिद कुली खां। पहला स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां जो है था स्वतंत्र जरूर, लेकिन टैक्स भेजता था किसको? मुगल बादशाह को। अब देखिए, मुर्शिद कुली खां अपना राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले आया, भागीरथी नदी के तट पर। इसका मतलब बंगाल का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? ढाका। ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया? मुर्शिद कुली खां ले गया। और वही मुर्शिद कुली खां इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया और कृषकों को तकावी ऋण देना शुरू किया। यही क्या है सर? तो खेती के लिए अग्रिम कर्ज। अगर आपको धान मान के चलिए रोपाई बुआई करना अभी, तो खाद छींटने के लिए पैसा नहीं है तो साहूकार से महाजन से ले लेते हैं कि दोबारा खाद लेना दे दीजिए, तनिक धनवा हो जाएगा तो दे देंगे। होता नहीं सा? चाहे बरसतवा बीज जाएगा तो दे देंगे, बाहर काम करेंगे तो दे देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अग्रिम ऋण, एक्स्ट्रा पैसा ले लिया धान पर कि धान होगा तो दे देंगे, धान काट के पैसा देंगे, धान बेच के दे देंगे, कहता है ना। तो अग्रिम ऋण इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत, तकावी ऋण के अंतर्गत अग्रिम पेमेंट लेता था किसान, पहले ले लेता था। शुरू कर दिया, कौन शुरू किया? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। अब मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। बंगाल में मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन हो गया? सुजाउद्दीन। मुगलिया के कब्जा में नहीं है, स्वतंत्र जरूर है, लेकिन राजस्व भेज रहा सब। (1740) में गिरिया का युद्ध हो गया। सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। ये क्या है सर? अब बिहार का एक सूबेदार गवर्नर था, नाम था उसका क्या? अलीवर्दी खां। नाम क्या था? अलीवर्दी खां। और बंगाल का उस समय जो शासक था, नवाब था, वो कौन था? सरफराज। सरफराज को मार दिया। कौन मार दिया? अलीवर्दी खां। सरफराज को मारकर अलीवर्दी खां वहां का शासक बन गया। अलीवर्दी खां बिहार का सूबेदार है और सरफराज बंगाल का। बंगाल के नवाब सरफराज को मारकर अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठ गया। अब शासन किसका हो गया? बिहार का जो सूबेदार था अलीवर्दी खां, उसका शासन हो गया। अब देखिए, बिहार से जो आदमी गया अलीवर्दी खां, सरफराज को हत्या कर दिया। जो बंगाल के नवाब को हत्या कर सकता है वो मुगल को राजस्व देगा? कहा कि हम दूसरा को इससे लेते, बिहार से आए और दूसरा वही हम ही देंगे राजस्व। इसने अपने शासनकाल में मुगल को राजस्व देना बंद कर दिया कि जा जो करना कर लो। रंगदारी टैक्स हम लोग लेते हैं बिहार से, देते नहीं है। राजस्व देना बंद कर दिया। जब राजस्व देना बंद कर देगा, टैक्स नहीं कटेगा, तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? पूरा बंगाल में बढ़ गया। बढ़ गया तो इसके शासनकाल में बंगाल को इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। पूरा सुखी संपन्न हो गया। इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद हो गया कौन? सिराजुद्दौला। अब बंगाल का नवाब कौन हो गया? सिराजुद्दौला। किसका उत्तराधिकारी हुआ? अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी हुआ। अब बॉक्स में देखिए, बंगाल का पहला नवाब कौन है? मुर्शिद कुली खां। याद है कि मुर्शिदाबाद राजधानी ले गया ढाका से। तब कौन बना? सुजाउद्दीन। उसके बाद सरफराज। सरफराज को मार के कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बाद कौन? सिराजुद्दौला। यहां तक क्लियर है? सिराजुद्दौला के बाद कौन बनेगा? मीर जाफर। तब कौन बनेगा? मीर कासिम। फिर बन जाएगा मीर जाफर। यहां तक आपको जरूरी है। और अंतिम
मुबारक उदौला, बंगाल का अंतिम नवाब नवाब मुबारक उदौला। इतना आपको जरूरी है। देखिए अब सिराजुद्दौला बन गया अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी दामाद, बंगाल का नवाब बन गया। अब सिराजुद्दौला बंगाल में इतना पैसा कौड़ी ज्यादा हो गया, सुखी संपन्न बंगाल बीत रहा होगा, नहीं बीत रहा होगा। अब टैक्स नहीं दे रहा, अलीवर्दी खां से बंद हो गया टैक्स, तो टैक्सेशन बंद हो गया तो पैसा तो बढ़ गया, राजस्व वगैरह पूरा बढ़ गया एकदम। देखिए क्या हो रहा है। 1756 20 जून 1756 को काल कोठरी ब्लैक होल ट्रेजिडी नामक घटना घटा। ये क्या सर, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बंगाल में गया, बंगाल को किलाबंदी करने लगा, बाउंड्री करने लगा, चारों तरफ से घेरने का प्रयास करने लगा, मानी ईटा जोड़ के ना व्यापार क्षेत्र से जोड़ घेरने का प्रयास करने लगा। सिराजुद्दौला का घेरे तुम लोग जो है बंगाल का घेरेबंदी कर रहा है, बंगाल तुम लोग का है, बंगाल का नवाब हम सिराजुद्दौला है। बंगाल पर जैसे तुम व्यापार कर रहा है कंपनी, वैसे फ्रांसीसी भी कर सकता है, डच भी कर सकता है, पुर्तगाली भी कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, बंगाल तुम्हारा नहीं है। अब ईस्ट इंडिया के कर्मचारी सिराजुद्दौला पर भड़क गया, तुमको पता नहीं कि हम कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, सबसे बड़का कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी उसी के आदमी है। कहा कि है तो मैंने कहा होगा, चाचा भी रहेगा तो कुछ करेगा। एक रूम में बंद किया, सबको खूब पीटा। सिराजुद्दौला कहा कि हम तो नवाब हैं, खूब पीटा। सवेरे रूम का गेट खोला तो देखा तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया से रूम में नहीं हुआ था, बहुत लोग का मर गया, बहुत लोग घायल हो गया। सिराजुद्दौला तो एकदम बहुत घटना का बड़ा काल कोठरी का अंजाम दे दिया। उस समय मद्रास का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उस समय मद्रास का गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। मद्रास का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे योग्य गवर्नर है। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन से एक मैसेज आता है कि देखिए बंगाल में क्या हो रहा है क्लाइव साहब। अब बंगाल के मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव आया बंगाल, देखा तो पूरा एकदम जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे सब यहाँ से या तो भाग गए, न तो कोई भागकर फुल्टा द्वीप पर छुपे हुए थे। कहाँ छुपे हुए थे? फुल्टा द्वीप पर छुपे हुए थे। वो अभी बांग्लादेश के हिसाब से कही फुल्टा द्वीप, अभी के हिसाब से बांग्लादेश में फुल्टा द्वीप पर छुपे हुए थे। कह रहे थे कि भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे, बहुते मारता है। और रॉबर्ट क्लाइव आया तो देखा तो कहा कि पूरा सिराजुद्दौला एकदम गर्म है, अगर रॉबर्ट क्लाइव भी गर्म पर प्रहार हथौड़ा मार देंगे तो फिर पिघल जाएगा ना। इसलिए कहा कि रॉबर्ट क्लाइव दिमाग कैसे काम लिया, सिराजुद्दौला को जाके तारीफ कर दिया कि बहुत अच्छा किए हैं। ईस्ट इंडिया के कंपनी के कर्मचारी लोग बहुत आगे बढ़ गया था, इन लोग कुछ घंबे नहीं करता था, और मारिए बुला के, इतना कमे मारे हैं। अब भारतीयों का शुरू से प्रैक्टिस रहा है कि अगर कोई तारीफ कर दे तो फूल जाता है। सिराजुद्दौला फूल गया, इन्हें कोई बात नहीं है, सबको बुला लिए व्यापार करने के लिए, जितना युद्ध में खर्च हुआ हरजाना हम देंगे, बुलाइए। वापस रॉबर्ट क्लाइव सबको व्यापार करने के बुला लिया। अब बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव संभाल लिया मोर्चा। अब देखने लगा इंतजार में कि सिराजुद्दौला तुम तो जो किया हमारे सैनिक के साथ, हमारे कंपनी के साथ, तुमको इसका बदला चुकाना पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव तलाशने लगा कि मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव तलाशने लगा कि सिराजुद्दौला को कैसे हराएं, कैसे पराजित करें, पूरा प्रयास में है। अब इंतजार करते करते इसका सेनापति से मिल लिया। सेनापति था कौन? सिराजुद्दौला का मीर जाफर। मीर जाफर से मिला, मीर जाफर को कहा कि हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। महाराज अब सेनापति, आपका सेनापति का योग्यता है, बहुत ज्यादा योग्यता वाले हैं आप, आपको हम बंगाल के नवाब बनाएंगे। ताकि वो कैसे क्या करिएगा, तो बस खाली आपको हमारा युद्ध में साथ देना है। कौन सा युद्ध? तो ये सिराजुद्दौला से युद्ध होगा। अगर सिराजुद्दौला तो हमारा राजा है तो वो कभी आपको नवाब बनाएगा? अगर नवाब है सिराजुद्दौला तो कभी आपको नवाब बनाएगा ना, तो हमारा साथ दीजिए, हम नवाब बनाएंगे। कहा कि ठीक है। 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के सामने युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध का ऐलान कर दिया और मीर जाफर सेनापति था सिराजुद्दौला का, वो धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को, मिल गया रॉबर्ट क्लाइव से, सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। उसी युद्ध को पलासी का युद्ध कहते हैं। तो फिर नवाब किसको बना दिया? वादा किया था कि हम बना देंगे आपको नवाब, तो मीर जाफर को नवाब बना दिया। लेकिन मीर जाफर उतना ही पागल टाइप के आदमी था। मीर जाफर को उतना ही आता था जितना अंग्रेज कहता था। अंग्रेज के कठपुतली की तरह काम करता था। कहता था कि बिकना पड़ी जाए तो चल जाता था और वापस ऐवे नहीं करता था। कहा आने के लिए कहे हैं, ऐवे नहीं करता था। तो मीर जाफर को अंग्रेज हटा दिया। फिर कहा कि चलो इससे अच्छा मीर कासिम को बनाओ। मीर कासिम को नवाब बना दिया। 1757 से 60 तक जाफर रहा, 60 में फिर से बन गया कौन? कासिम। लेकिन कासिम जैसी नवाब बना, कासिम अंग्रेज का चालाकी समझ गया
उन लोग अपना फायदा के लिए बनाया। मीर कासिम क्या किया कि राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आ गया बिहार में, वहां बंदूक का फैक्ट्री खुलवा दिया। सब भारतीयों को बंदूक देने लगा कि लीजिए ना काम आएगा, लाइसेंस रख लीजिए, लीजिए कभी काम आएगा, सबको बंदूक देने लगा। आज भी मुंगेर में बहुत बंदूक है ना, सब बंदूक देने लगा मुंगेर में लोग। और क्या किया, और क्या किया कि एक सर्टिफिकेट दिया जो भारतीय व्यापारी और अंग्रेज व्यापार दोनों का इक्वल वैल्यू कर दिया। पहले अंग्रेजी व्यापार के पास सर्टिफिकेट होता था, जिससे व्यापार करता था बिना टैक्स के, कम टैक्स देना पड़ता था तो ज्यादा फायदा कमाता था ब्रिटिश व्यापारी। और भारतीय व्यापारी के पास सर्टिफिकेट नहीं था, ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, लॉस होता था। तो वही सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। तो लगा अंग्रेज को कि अरे इससे बढ़िया तो पगले सही था, इससे अच्छा मीर जाफर सही था, इससे अच्छा कि चलो हटाओ मीर कासिम को, फिर दोबारा हम लौट चले। मीर कासिम को हटा करके फिर से 1763 में मीर जाफर को बना दिया। तब चलो बंगाल का नवाब वही रहेगा। तो मीर कासिम भाग के चला गया अवध में। अवध में अंग्रेज का दुश्मन था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला से मिल गया मीर कासिम, वो अंग्रेज का भी दुश्मन हो गया था भाग के, वो पहले से दुश्मन था ही। शाह आलम द्वितीय दिल्ली से बुलाया, शाह आलम द्वितीय दिल्ली को बुलाया, मुगल बादशाह को, तीनों मिलकर त्रिभुज सेना बनाया। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, और तीनों मिल करके त्रिभुज सेना बनाया। त्रिभुज सेना मिलकर 1764 के बक्सर का युद्ध कर दिया। बक्सर का युद्ध में भी त्रिभुज सेना हार गया, अंग्रेज जीत गया। तो 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ। इलाहाबाद का संधि में कहा कि बंगाल के इसको कहा सुजाउद्दौला के कि हम अवध पर कुछ हस्तक्षेप करेंगे तो आप बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे, आपका राज लौटा देते हैं। शाह आलम द्वितीय से कहा कि आप इलाहाबाद रुक जाइए, आप जैसे आए हैं रुक जाइए, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन ले लीजिए, जहां जहां आपका प्रांत है वहां महाराज हम करेंगे, वहां राजस्व हम वसूलेंगे और राजस्व वसूल के आपको देंगे, टोटल मिला के 26 लाख देंगे, चाहे हम जितना भी वसूल लें। इलाहाबाद के 1765 में 2 संधि हुआ, 12 अगस्त और 16 अगस्त। शाह आलम द्वितीय के साथ पहला संधि और सुजाउद्दौला के साथ दूसरा संधि हो गया। ठीक है, चलिए सब बातें समझ में आ गया होगा पूरा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, यहां तक घटी थी। पलासी का युद्ध जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसे नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। तो अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। चर्चा कर चुके थे, ये थे ना अभी। चलिए, पलासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटा सेना का नवाब वफादार भी रहा था, माने कि सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था ये लोग, माने उसी के फेवर में, है ना, वफादार रहा था। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। पलासी भागीरथी नदी के किनारे। पॉइंट क्लियर। चलिए आगे आ जाइए। क्लाइव के हाथों का कठपुतली नवाब मीर जाफर अंग्रेज को 1760 में हटा दिया। अंग्रेज को, किसको हटा दिया? मीर जाफर को। उसके फिर दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम अपना राजधानी कहाँ लेके आ गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आ गया। बंगाल की राजधानी के क्रम प्रारंभिक था ढाका, मुर्शिद को लिखा मुर्शिदाबाद ले गया और मीर कासिम मुंगेर ले गया, है ना। आज समझे। अब देखिए, जब मीर कासिम अपना मनमानी ढंग से करने लगा, बंदूक के लाइसेंस देने लगा, फैक्ट्री खोल दिया, तो अंग्रेज लोग को लगा कि अरे भाई से अच्छा तो पगले ना सही था। जैसे एक लड़की थी, उसका विवाह संबंध स्थापित हो रहा था, शादी सेट हो रहा था। तो शादी जिसे सेट हुआ था उस लड़का का नाम था थोथा। कहीं को नाम भाई थोथा, थोथा तो लोग बोल देते घुसा करके गाली गलौज हो जाता है। लड़का का नाम है थोथा। कहा कि ना इसे अच्छा नाम रहेगा उससे विवाह करेंगे, ऐसे विवाह नहीं करेंगे। लड़का का ठीक ठीक नाम होना चाहिए, मॉडर्न नाम होना चाहिए, पुराना नाम नहीं होना चाहिए। थोथा कौन नाम है, नहीं करेंगे। तो फिर लड़की जो है से कहा कि ठीक है। जब शादी होने लगा तो डोली खटोली वापस लेके आ गया कि नहीं शादी करेंगे थोथा से। वापस आने लगा, कहार लेके आ रहा था, जो डोली खटोली लेके आता है लोग, देखा एक व्यक्ति जा रहा था सिर पर लकड़ी लेकर के, पूरा लकड़हारा। डोली रुकवाया, कहा क्या नाम है आपका? कहा कि सुंदर। अगर देखो तो नाम है सुंदर और काम कैसा कर रहा है? लकड़ी ढोने का काम कर रहा है। आई राजकुमार है थोथा, राजकुमार का ठुकरा क्या ही है, नाम है सुंदर। कहा कि कोई बात नहीं है, सुंदर खाली नाम से नहीं होगा, काम भी अच्छा होना चाहिए। वो रिजेक्ट कर दिए। आगे गए, एक बैल लेके जा रहा था। कहा कि बैला का क्या नाम है? तो प्रेमना।
कहा अरे ये बैल है, बैठा हुआ है, गौर बैल है, जुता नहीं रहा, क्वालिटी नहीं है उसमें। ये बैलवा का नाम है प्रेमना, इसका नाम है लकड़हारा का सुंदर, और बैल का नाम है प्रेमना। और देखा कि आगे जाकर के गया तो लड़की गई तो उसको मन में विचलित होने लगा कि भाई कोई का थोता नाम है तो सब क्वालिटी है, खाली नाम है इसलिए रिजेक्ट करके आए हैं। यहाँ देखा सुंदर नाम है लड़का के और लकड़हारा का काम कर रहा, गौर बैल है उसका प्रेमना नाम है। आगे विचलित होने लगी, तब जाके कहार को बोली कि सिर पर लकड़ी सुंदर नाम, गढ़वा बैला प्रेमना नाम, घुमाओ डोली थोथे घर जाए। दोबारा लेके चल गए, दोबारा कि सब बेकार है तलाशने में, ये सब के खाली नाम है, काम नहीं है, थोथे घर जाके चल गए। तो दोबारा घुमा के किसको बना दिया कि मीर कासिम खाली तेज है, मीर जाफरे है, पगले सही है, चलो दोबारा पगले को नवाब बना दिया। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम के और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हो गया। देखे ना, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलके एक तरफ है और अंग्रेज अकेले एक तरफ है ना। एक तरफ अंग्रेज अकेले है और एक तरफ तीन आदमी है, कौन? मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। इन तीनों मिलकर त्रिगुट सेना बनाया। त्रिगुट सेना बना करके सोचा कि रॉबर्ट क्लाइव को हराएंगे। कारण कि रॉबर्ट क्लाइव को देख के आया था मीर कासिम की कैसा क्वालिटी है, उसमें कैसे युद्ध नीति है, कैसे युद्ध करता है, आके सब बता दिया शुजा-उद-दौला को। शाह आलम द्वितीय भी कहा कि हराएंगे रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को हराने के लिए इन लोग दिन रात एक कर दिया, प्रैक्टिस किया एकदम। किसी स्थिति में ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा विराट कोहली आएगा तो आउट कर देना है। अब रोहित शर्मा विराट कोहली आएगा तो आउट करना प्रैक्टिस कर दिया पूरा, और चल गया वहां ऋषभ पंत। प्रैक्टिस किया था रोहित शर्मा विराट कोहली का आउट करने के लिए ना, ठीक है आउट कर दिया, लेकिन फॉर्म में कौन था? ऋषभ पंत। तो दिन में मैच लगातार जिताया, T20 वाला नहीं जिताया। अक्षर पटेल भी कमाल कर दिया। ये तो सोचबो नहीं किया, तो सोचा था कि मीर कासिम कि लड़ेगा कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ चल रहा है कौन? ऋषभ पंत। क्यों? अब देखिए ऋषभ पंत के जगह यहाँ कौन है? हेक्टर मुनरो। अब देखिए इस युद्ध में अंग्रेज विजय हो गया। इस युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व कौन किया? सेनापति हेक्टर मुनरो था। इन लोग सोचबो नहीं किया था कि हेक्टर मुनरो आएगा। सोचा था कि चलो हरा देंगे रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को कैसे कौन बॉल मारता है, किधर मारता है, सब प्रैक्टिस कर लिया था, लेकिन मिल गया हेक्टर मुनरो। हार गया, तीनों को तीनों युद्ध हार गया, है ना। आगे आ जाइए। अब हार गया तो फिर दो संधि हुआ, एक 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय से किया अंग्रेज संधि। संधि करने आ गया कलाई। 1765 में कौन संधि करे आया? कलाई। अरे भाई कितना हो विराट कोहली परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, रन मारेगा तो वर्ल्ड कप लेने विराट कोहली जाएगा, रोहित शर्मा जाएगा, कैप्टन है ना जाएगा कप ले वे, चाहे जैसे जाए, कूद के जाए कि नाच के जाए कि झूम के जाए, कप ले तो रोहित शर्मा ने जाएगा। तो यहां संधि करने आ गया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव संधि करने आया। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय से संधि किया। कहा कि भाई जी 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन ले लो, 1 साल के 26 लाख रुपया दे रहे हैं, लेकिन जितना भी मुगल का क्षेत्र है सब पर राजस्व अब हम वसूलेंगे, चाहे जितना वसूले हम तुमको हर साल 26 लाख देंगे, चाहे कहे ना 20 लाख वसूले, 6 लाख घर से देंगे लेके देंगे। अब बताइए कोई घाटा का सौदा करता है? अंग्रेज अगर जब तक 52 लाख नहीं वसूलेगा तब तक 26 लाख देगा। कहा कि ठीक है, रुक गया, हारल है भाई, सर झुकल है, रुका। शुजा-उद-दौला से 16 अगस्त 1765 में किया। कहा कि देखो हम कहीं आक्रमण करे टांग नहीं अड़ाएगा, अवध तुम्हारा ही रख लो, तुम्हारा मुबारक है अवध, मेरे कासिम तुम्हारा ही सेनापति हो जाएगा, अब काम करने दो। दोनों संधि कर लिया। तो इस प्रकार बंगाल पर आधिपत्य स्थापित हो गया। देखे कैसे हुआ, आइए आ गया है। अंग्रेज के मैसूर से संबंध। मैसूर कौन राज्य में है? देखिए धीरे धीरे एकदम। आप बताइए, लोग कहें, इतिहासकार कई कहा कि अंग्रेज लोग भारत को बेखबरों में लूटा, बेखबर में लूट रहा है कि खबर करके लूट रहा है?
अब बंगाल में आधिपत्य स्थापित किया तो मैसूर को सावधान नहीं होने जाना चाहिए? कहीं बाढ़ आया तो हमारा घर डूबेगा, होना चाहिए सावधान। अब देखिए बंबई पर अधिकार हुआ तो बंगाल को नहीं हो जाना चाहिए अलर्ट? बाहर के पानी आएगा तो खाली उसी का घर में जाएगा, हमारे घर में जाएगा। खबर कर करके लूट रहा है, इतिहासकार कह रहा था कि ना बेखबर में लूटा है, बिना खबर के लूटा है, खबर करके लूटा है। देखिए मैसूर से कैसा संबंध स्थापित किया अंग्रेज से। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना, स्वतंत्र हैदर अली मैसूर राज का स्थापना किया। हैदर अली शासक बना, स्वतंत्र राजा है। हैदर अली का मृत्यु 1782 में हो गया। क्यों हो गया भाई? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज और मैसूर लड़ गया, दूसरा आंग्ल मैसूर। 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो गया। तो हैदर अली के मृत्यु से मैसूर अंग्रेज का नहीं हो गया। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका बेटा टीपू सुल्तान हुआ। टीपू सुल्तान हैदर अली से ज्यादा खूंखार आदमी है। शेर मैसूर कहते, मैसूर का शेर कहते टीपू सुल्तान को। उत्तराधिकारी कौन बन गया? अब टीपू सुल्तान अंग्रेज का समर्थक होगा कि विरोधी होगा? पिताजी के हत्यारा का कोई समर्थक होगा? नहीं, विरोधी होगा। अब अलग बात है कि समर्थक कुछ लोग मिल जाते हैं, नालायक रहते हैं। आरतिया है ना खगड़िया के कहाँ के जी? खगड़िया के आरतिया? अरे छोटू की आरती खगड़िया के है। देख तो पिताजी की जेल भेज दी थी ना? हाँ ना भेजी थी, फिर दूसरा और से कर ली। हाँ तो मनु उसी के भाई से किया है। हाँ हाँ, लोग पहले छोटे भाई से शादी करते थे, देवर से हो सकता था, अब बड़ भाई से भी हो सकता है। मनुआ बढ़े ना है, छोटुआ से मनुआ बढ़े था। आगे 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 आ जाइए। अब उसका अगर गेहूं भी छत पर डाल रही है ना तो मिलियन में व्यू चल जाता है। अब हम लोग इतना मेहनत कर रहे यूट्यूब पर, पहाड़ है फ्रेश फ्रेश, कोई नहीं देखता। का सब कोई अनपढ़े मिलियन लोग दिखने वाले होते होंगे? नहीं, पढ़ा लिखकर भी देखते होंगे सब। छोटू गेहूं पसारते हुए छोटू की आरती गेहूं पसारते हुए ऐसे वीडियो बनल रहता है। अब बिना काम के कुछ में वीडियो में नहीं है, और तमाम में मिलियन में व्यू जा रहा। अब उसका कमेंट अगर बॉक्स अगर खोल दीजिएगा तो कमेंट में क्या लिखेगा कि हम इसीलिए रिचार्ज कराते हैं कि कमेंट पढ़ें। देखिएगा कमेंट लिखेगा, कहेगा कि इसको गाली देने के लिए लाइक बटन यहाँ पर है। गाली दीजिए, जो इसको गाली देना चाहते हैं लाइक बटन दबाए। कमेंट ऐसा ऐसा लिखा रहता है कि आपको लगेगा कि एकदम 3 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स बंद कर दे, सोच सकते हैं। तो वही यहाँ हो रहा। टीपू सुल्तान विरोधी है किसका? अंग्रेज का। माने छोटू की आरती की तरह नहीं है, पिताजी के समर्थक है ही, अंग्रेज का विरोधी है। अंग्रेज टीपू सुल्तान से भूत भर डर रहा है। देखिए कैसे डर पता चलेगा। आगे टीपू ने अपना राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाया, श्रीरंगपट्टनम में राजधानी बनाया और बादशाह का उपाधि धारण किया। आम आदमी नहीं, ये बादशाह है। अपना राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, कहा कि कोई किसी का हम अधीन नहीं है, स्वतंत्र है, आजाद है। और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। जैकोबिन क्लब फ्रांस के द्वारा संचालित कमेटी क्लब था। ये क्लब जितना भी अंग्रेज के विरोधी लोग थे सब ई क्लब के मेंबर थे। और फ्रांस पहले अंग्रेज से विरोध था कि समर्थक था? याद करिए 1760 का बॉडी वॉश युद्ध। हारा जरूर है फ्रांस, लेकिन घायल शेर की तरह न बिहेव कर रहा है अंग्रेज से। तो फ्रांस संचालित कर रहा जैकोबिन क्लब और उसका मेंबर बना टीपू सुल्तान। अंग्रेज को लग रहा होगा कि अरे भाई टीपू सुल्तान के बुलावे पर फ्रांस ना आ जाए, अगर दोबारा फ्रांस आ गया तो फिर तो फ्रांस अकेले नहीं रहेगा, साथ में टीपू भी रहेगा और हमारा दुश्मन सब रहेगा, फिर युद्ध होगा तो हो सकता है हम हार जाएं। इसलिए भारत के सारे प्रांत रियासत को हारने के लिए तैयार हैं, लेकिन टीपू सुल्तान से हारना हमें मंजूर नहीं। टीपू सुल्तान को जैसे हो साम दाम दंड भेद जैसे हो हराना पड़ेगा, क्योंकि जैकोबिन क्लब का मेंबर है टीपू सुल्तान, है ना? आगे देख लीजिए। तो हराने के लिए देखिए क्या क्या करेगा, रणनीति अपनाएगा। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ?
दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज मैसूर कार्नवालिस के समय। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेस्ली के समय। ध्यान रखिए ये जो है ना तीसरा और चौथा दूगो में टीपू सुल्तान रहा है। में तो हैदर अली मर गया था तो शासक बना था। फिर तीसरा युद्ध हुआ तो टीपू सुल्तान है मैसूर से। चौथा में मैसूर से टीपू सुल्तान है। चौथा में टीपू सुल्तान मारा गया है 1799 में, लेकिन युद्ध किया टीपू सुल्तान। जब तक नहीं मारा अंग्रेज को धूल चटा के रखा था। अंग्रेज टीपू सुल्तान के नाम से डरता था। अंग्रेज कहता था कि आखिर इसका तलवार में है क्या, जितना स्पीड चलाता है। तलवार को रिसर्च करने के लिए ले गया। कई दिनों तक रिसर्च हुआ लेकिन तलवार में कुछ नहीं निकला। बाद में विजय माल्या हाल ही में डाक बोल करके टीपू सुल्तान के तलवार ब्रिटेन से खरीदा। इसका तोप को ले गया, कई दिनों तक रिसर्च किया। इसका टेक्नोलॉजी क्या था कि इतना धुआंधार गोली चला रहा है तोप। लास्ट में आग लगा दिया, नहीं पता चला तो वो टीपू सुल्तान था। अब देखिए स्टार माने कौन स्टार? ई वाला स्टार। तीसरा में टीपू सुल्तान को लगा था कि हमारा पड़ोसी हमारा है, दोस्ती जिससे रहेगा दोस्त दोस्त पर भरोसा नहीं करेगा क्या? करेगा। टीपू सुल्तान पड़ोसी के दोस्तों से दोस्ती किया था, पड़ोसी के प्रांत से, पड़ोसी के राजा से, कि भाई जब भी युद्ध होगा हम आपके साथ हैं। और दोस्त भी साथ दम रहा है कि हमारा रहते हुए कोई छू लेगा तुमको। और जैसे ही मार हुआ पीछे से निकल गया, और ना तो उधरे से 2-4 फेंट लगा दिया इसी को। देखिए क्या हो रहा है। तीसरा में मराठा हैदराबाद का निजाम अंग्रेज की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रहा था। देख रहे हैं, हैदराबाद के निजाम मराठा अंग्रेज तरफ से लड़ रहा है टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। घर का भेदी लंका ढाए, है ना। अपने से लोग हारता है, गैर से थोड़े हार पाएगा। हार गया टीपू सुल्तान। अपना ही जब पराया बन जाए तो फिर युद्ध में हारना तो स्वाभाविक है ना। टीपू का मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गया। टीपू सुल्तान मर गया। कोई कितना भी बहादुर हो, जाना स्वाभाविक है, शाश्वत सत्य है, जाना ही जाना है। मोदी भी जाएंगे, राहुल गांधी भी जाएंगे, सब जाएंगे। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर, मैसूर का शेर कहा जाता था। क्लियर है? आगे आ जाइए। टीपू सुल्तान के राशि झंडा पर शेर का तस्वीर होता था। किसका? शेर का तस्वीर होता था। सोच लीजिए 1760, याद करिए बॉडी वर्स का युद्ध, जिसमें अंग्रेज के एयरकूट के नेतृत्व वाली, लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना हार गया था। याद है? लाली हारा था। अब महत्वपूर्ण संधि हुआ है। संधि माने युद्ध टल जाता था बातचीत से। जैसे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो मद्रास की संधि से टल गया 1769 में, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि से टल गया 1784 में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि से टल गया 1792 में। और चौथा में संधि करने की जरूरत पड़ेगा। टीपू सुल्तान मर गया। जब टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया तो वाडियार का एक छोटे राजा वेंकट द्वितीय को राजा बना दिया, वाडियार वंश के। अब ताकि कोई ना कहे कि अंग्रेज हड़प लिया। वाडियार वंश के छोटे राजा को, वेंकट द्वितीय को शासक बना दिया, और शासक बना के सहायक संधि कर लिया। माने लोग के लगा कि राजा किसी और को बनाया है, और सहायक संधि करके सब अपना ही, माने प्रधानमंत्री बना दिया मनमोहन सिंह को, और सब कुछ अपने हाथ में बागडोर संभाल लिए सोनिया गांधी। सेम वही कंडीशन है ना। मतलब कि वाडियार वंश के छोटे राजा वेंकट द्वितीय को बना दिया और फिर सहायक संधि कर लिया उससे, और पूरा मैसूर एक तरह से मिल गया, अंग्रेज मिला लिया। तो मैसूर से संबंध देखे अंग्रेज का, बंगाल से देख लिए, मैसूर से देख लिए। अब सिख से कैसा रहा ऐसे देखिए। वाडियार वंश के एक छोटे से राजा था, छोटा माने कोई ज्यादा योग्यता वाला नहीं है, वेंकट द्वितीय बनाया राजा। हाँ कोई बात नहीं, वाडियारे को मैंने कहे का मतलब हैदर अली आया था उसके बाद, ठीक है। और जब इन लोग टीपू सुल्तान मरा तो वाडियार वंश के छोटा शासक द्वितीय को बनाया,
और सहायक संधि कर लिया अंग्रेज। 1799 बेलेजरी, हाँ, सहायक संधि स्वीकार कर लिया लोग। मैंने अपना आदमी को राजा बना दिया एक तरह से कहिए, और शोषण करने लगा। कैसे मिर्जा जाफर को नवाब बना दिया बंगाल को, वैसे यहां भी। आप सिख क्यों अंग्रेज का संबंध कैसा रहा है देखिए। सिख जानते हैं ना, पंजाब एरिया के हम लोग बात कर रहे थे उस समय का। पंजाब एरिया में पूरा पॉपुलर था, ऐसे था तो हिंदुस्तान में, लेकिन पूरा पंजाब में ज्यादा। सिख संप्रदाय का स्थापना गुरु नानक किए। सिख धर्म का स्थापना कौन किए? गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक के समय मुगल बादशाह कौन था? बाबर था, हुमायूं था। आगे आ जाइए, एक पॉइंट छोड़ देना है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित की। एक लाइन में कही, लंगर व्यवस्था शुरुआत कौन किया? गुरु नानक। लंगर व्यवस्था का शुरुआत गुरु नानक की है। ये क्या है? तो फ्री में खाना, फ्री में खाना मिलता। अभी गुरुद्वारा के पास लंगर चलते रहता है ना। अरे समझे, जाएंगे तो आराम से प्रेम से रोटी खाइए, दाल खाइए, आइए। चलते बहुत आदमी खाते रहता है दिनों भर, टाइम टाइम से चलता होगा, लेकिन खाते रहता है। 3 टाइम चलता है। हाथ में रोटी ना लेना रहता है, हाथ में लेना रहता है। कहे का मतलब कि हाथ में लेते, पतल में ना देता है, हाथ में देता है। हाँ भाई, तो हाथ में देता है का मतलब ऐसे नहीं देता है नीचे। ऐसे जनरली जो है ना, पात पे बैठे है पालथी मार के, तो लोग बारात तिलक में फटाफट फटाफट फेंकते जाएगा, पूड़ी 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 पूड़ी। लेकिन वहां वैसे ना है, वहां ऐसे करिए देगा। कारण कि हम ऑलरेडी ले रहे थे ना, तो दिया नहीं हमको, इसमें दीजिए, नहीं दिया, ऐसे किए। तब एक बार जाकर लिए, हम भी पाए हैं वहां भोजन, तो दिया, ऐसे लिए। तब हमको नहीं पता था, हमको लेकिन पतल कहला मिली खा देना। हाँ, थाली रहता है, थाली रहता है, ओकरा में चटनी उटनी भी शायद देने वाला खाना बनल रहता है। हाँ हाँ, जितना माने उतना लीजिए। अरे टाइम बता दे कि वहीं चल जाइएगा सब। कहीं बाजार समिति में सोलापुर हाट में आएगा तो तीनों टाइम खा के आ जाएगा लोग। जहां में उधर तो दूर हो जाता है, इसीलिए नहीं जा रहा। हमको टाइम एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन शाम में हम खाए थे। लगभग भोजन शुरू होने वाला तो उससे पहले ही चल गए थे, और शुरू हुआ तो खा के आए थे। आइए, गुरु नानक ने अनेक स्थान, नहीं पॉइंट छोड़ रहे तक लंगर व्यवस्था शुरू की। अगला पॉइंट एगो छोड़ देना है। गुरु नानक का मृत्यु करतारपुर में हो गया 1539 में। 38-39 दोनों रहे तो 39 करिए, 1539 करतारपुर में हो गया। कहाँ है करतारपुर? अभी पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। मृत्यु हो गया। 1469 में जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? तलवंडी में जन्म हुआ था। कहां जन्म हुआ था? तलवंडी में। ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में है यो। तब आगे गुरु अंगद बने। दूसरा गुरु कौन हो गया? दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम क्या है? लहना। किनका? अंगद का। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया, परमानेंट कर दिया कि सब दिन चलेगा अभी लंगर व्यवस्था, है ना। आगे आ जाइए। गुरुमुखी लिपि का आरंभ कौन किया? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का आरंभ कौन किया? अंगद। पंजाबी भाषा का लिपि है। सिख के तीसरा गुरु अमरदास। याद रखिए, तीसरा तीन अमरदास। अमरदास तीसरा। गुरु अमरदास हिंदू से पृथक होने वाली कई गो काम किया। विवाह में लवन पति प्रचलित किया, माने हिंदू से अलग सिख को माने होने का कई ऐसा काम किया कि सिख अलग है, हिंदू अलग है। अकबर गुरु अमरदास से जाकर के भेंट किया। अकबर गुरु अमरदास से जाकर गोविंदवाल नामक स्थान पर जाकर भेंट किया, और गुरु पुत्री माने अमरदास की बेटी बेबी भानी कई गांव दान में दे दिया। किसको? बेबी भानी को। बेबी भानी के पति रामदास। इन चौथा गुरु कौन हो गए? रामदास। बेबी भानी के पति माने बेबी भानी अमरदास की पुत्री है और रामदास के पत्नी है। सिख के चौथा गुरु हो गए रामदास। इसका मतलब बेबी भानी के प्रॉपर्टी पर रामदास का अधिकार होगा कि ना होगा? पत्नी के प्रॉपर्टी पर पति का अधिकार ना होता है?
जब पति के प्रॉपर्टी पर पत्नी का अधिकार हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता? ना होगा जी? हाँ क्या नहीं बोल रहे हैं? हाँ ये आगे कंफ्यूजन में मत रहिए, होता है। जब पत्नी है पति के तो फिर पत्नी का प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। आगे देख लीजिए, अब पत्नी का झुमका रहेगा तो किसका रहेगा? पत्नी का। ये गलत फहमी मत रहिएगा। प्रॉपर्टी में अंतर है, आप छू नहीं सकते हैं, आपका अधिकार नहीं है। आइए आगे। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दे दिया था। अमरदास की बेटी है बीबी भानी और रामदास की पत्नी है। तब रामदास पत्नी के प्रॉपर्टी पर, वे जमीन पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर का स्थापना कर दिया। अमृतसर बसा दिया। कौन? रामदास। केकर पति है वो? बीबी भानी के। अमृतसर तालाब का है चाहे अमृतसर नगर का है, स्थापना की है रामदास। गुरु रामदास अपने तीसरा बेटा अर्जुन देव को गुरु का पद सौंप दिया, यानी कि रामदास के बाद 5वां गुरु कौन हो गए? अर्जुन देव। 5वां गुरु कौन हुए? अर्जुन देव। देखिए रामदास कै वो लेटर है? 1 2 3 4, चौथा गुरु हुए, है ना? 4 गुरु, चौथा गुरु। अमरदास है तीसरा गुरु और अर्जुन देव 5वां गुरु। याद रहेगा? आइए आगे। इस प्रकार उन्होंने गुरु को पैतृक बना दिया, माने बेटा भी उसका गुरु बनेगा। जब उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा उत्तराधिकारी। कौन बना दिया? कौन बना दिया? रामदास। आगे देख लीजिए। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हुए। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का रचना किए कौन? अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिबा यानी आदि ग्रंथ सिख के साथ साथ कबीर का भी, नामदेव का भी, रैदास का कुछ रचना शामिल किया गया इसमें। गुरु अर्जुन देव अमृतसर का जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया, माने अमृतसर मंदिर का निर्माण कराया। कौन? अर्जुन देव। अमृतसर तालाब, अमृतसर नगर का स्थापना किए हैं रामदास, लेकिन अमृतसर मंदिर बनवाया है अर्जुन देव। ध्यान रखिए, अमृतसर का मंदिर का स्वर्ण छत रंजीत सिंह बनवाया है। अमृतसर मंदिर का स्वर्ण छत रंजीत सिंह बनवाया है। अमृतसर मंदिर अर्जुन देव बनवाया है। अमृतसर नगर का स्थापना रामदास किया है। तालाब का स्थापना रामदास किया है। अब देखिए, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में अर्जुन देव को मरवा दिया। देखिए, राजकुमार खुसरो जहांगीर का बेटा है। राजकुमार खुसरो बहकावा में आ गया। जहांगीर बैक टू बैक विवाह कर रहा जी, 3-4 को विवाह कर रहा। और पहले से उत्पन्न संतान हम है, पहली मम्मी से। अब बताइए, हम जवान हो गए हैं, अब अभी विवाह कर रहा है, तो सौतेला भाई सब जवान होगा तो सब लड़ेगा ना, उत्तराधिकारी हम बनेंगे, हम बनेंगे। फिर हमको कब राजा बनने का मौका मिलेगा? हम तो बूढ़ा हो जाएंगे ऐसा ही। इसलिए साइड कर दो पिताजी को। जहांगीर के खिलाफ अभियान करने लगा। कौन? राजकुमार खुसरो। अब बाप तो उसका भी बाप है, जहांगीर खुसरो का भी तो बापे न है। बेटा कितना हो नालायक होता है तो बाप उसका भी बापे है नहीं। तो वही राजकुमार खुसरो को सहायता दे दी अर्जुन देव। क्या हो भाई, आशीर्वाद है। कुटिया में शरण दे दिए। लग गया जहांगीर को कि तो हमार बेटवा के भड़का रहा है, अर्जुन देव को मरवा दिया। कौन? जहांगीर। ठीक है, आइए आगे। सिख के छठा गुरु है हरगोविंद। सिख के छठा गुरु कौन हो गया? हाँ, याद भुलाएगा तो गिन लीजिएगा। हर गोविंद, 3 और 3 6। सिख के छठा गुरु हरगोविंद। गिना जाएगा। सिखों को सैन्य संगठन का रूप दे दिया। कहा कि अरे भाई हत्या कर दे रहा है, अब हम लोग भी सेना है, हम लोग भी सेना संगठन बनाए कि कोई 2 कौड़ी के लोग आके मार के चल जा रहा है। और अकाल तख्त का स्थापना किया, राजगद्दी, ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। कौन? हरगोविंद, छठा गुरु। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे, लड़ाकू बना दिया है।
और दरबार में नगाड़ा बजाने का व्यवस्था करवा दिया, नगाड़ा बजेगा। इन्होंने अमृतसर का किला बंदी बाउंड्री करवाया सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई आक्रमण न करे। कौन? सिख के 7वें गुरु हो गए हर्रा, सिख के 7वें गुरु हर्रा। दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दे दिया। कौन दे दिया? हर्रा। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा सिखों मिलने आया था तो आशीर्वाद दिया। सिख के 8वां गुरु हुए हरकिशन। कौन हुए? हरकिशन 8वां गुरु। इनका मृत्यु चेचक से हो गया। किनको? हरकिशन को। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब से समझना पड़ा था, समझाना पड़ा था। आइए आगे। सिखों के 9वां गुरु हो गए तेग बहादुर। सिखों के 9वां गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब इनको वर्तमान से गुरुद्वारा के निकट चिन्हवा मरवा दिया। मैंने औरंगजेब किसको मरवाया? तेग बहादुर। कौन गुरु? 9वां गुरु। और जहांगीर मरवाया था 5वां गुरु अर्जुन देव को। सिखों के 10वां अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 में पटना के निकट, वही पटना साहिब सिटी एरिया। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहे। आगे आ जाइए। हाँ हाँ, एक एकड़ बारे में है। हाँ 1675 से 1600। हाँ तो उत्तराधिकारी हो गया, नौकर बेटा होकर बेटा, इसे सिस्टम था ना। आइए अब देखिए, गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। देखिए सीख को यहां से उठाइए, कृपान धारण करना छोटा चाकू जैसा ना रहता है, अनुच्छेद 25 के तहत रखने की अनुमति दिया। और सभी लोग को कहा कि नाम के अंत में सिंह जोड़ो, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और महिला के नाम के अंत में कौर जोड़ने के लिए कहा, राजकुमारी अमृता कौर। कौन कहे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर था, साहिब था। और कार्यस्थली कहां था? पावता। शिक्षा दीक्षा कहां से हुआ था? ये पावता से पढ़े थे। पटना जन्म हुआ, कार्य निवास स्थान आनंदपुर साहिब है और कार्यस्थली पावता। पढ़े लिखे तो वही आनंदपुर साहिब के मोहल्ला मान के चले ना होगा, आनंदपुर साहिब कहिए, है ना, वही उनका निवास स्थान था। गुरु गोविंद सिंह फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके 2 बेटा फतेह सिंह जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान जो मंत्री था, दीवार में जिंदा जुड़वा दिया था। किनको? फतेह सिंह जोरावर सिंह को जिंदा जुड़वा दिया, कारण कि बैर लेकर रखे हैं ना, मुगलिया से संघर्ष चल रहा है लोग के। इनकी पत्नी कही कि अरे अब तो मुगलिया से सरेंडर कर दीजिए, 4 बेटा था, 2 के जिंदा दीवार में जुड़वा दिए, अब क्या करेंगे? भाई माँ तो माँ होती है ना, कल्पना तो करवे ना करेगी, माया तो लगभग ना करेगा कि सरेंडर कर दिए मुगलिया के साथ। गुरु गोविंद सिंह कहे कि ना, 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, मरने दो चारों के, नहीं कई हजार जिंदा रहेगा, उस अभी पुत्र है। ये कहते 1.25 लाख बाज लड़ावा, ये ना कहते। पूरा नहीं हमको पता, गोल से देख लीजिए। 1699 में बैसाख के दिन गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का स्थापना कर दिए। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह के की है। सिख संगठन है खालसा। सिख गुरु गोविंद सिंह सिख के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरु बानी ही सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगा, अब कोई गुरु नहीं रहेगा। अब गुरु बानी जो आदि ग्रंथ है, इसका वर्तमान गुरु ग्रंथ जो साहिबा है, उसमें जो है उसी के अनुरूप चलेगा सिख। ठीक है, आइए आगे आ जाइए। गुरु गोविंद सिंह की हत्या, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1700, कहीं 7 देगा कहीं 8 देगा, दोनों एक साथ कभी नहीं रहेगा। नांदेड़ नामक स्थान पर गुला खान नामक पठान कर दिया, नांदेड़ महाराष्ट्र में।
अब सिख गुरु दसों के दसों खत्म। अब बंदा बहादुर सिख गुरु नहीं है, लेकिन मान के चलिए करता धरता है। बचपन का नाम है लक्ष्मण दास। आगे देख लीजिए, इन्होंने बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का चलवाया था। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दिया था। बंदा हत्या कर दिया वजीर खां को। तब जाकर मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को नांगल पंजाब में पकड़ करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो बेचारा केंद्रीय नेतृत्व करता था, इसको भी हत्या हो गया। तब सिख धर्म कई को छोटे छोटे टुकड़ा में बंट गया, जिसको मिसल कहने लगे, जिसमें सबसे प्रमुख मिसल शुक्रचकिया मिसल रहा। सादरा को कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता, क्योंकि बंदा सिंह था, जो लक्ष्मण दास, हजारों मुगल सैनिक को मौत के घाट उतार दिया था, है ना। बंदा के मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ा में बंट गए थे। सभी सिख टुकड़ियों का दल था खालसा में विलय हुआ था। आगे अब देखिए, मिसल अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है समान। रणजीत सिंह आगे महत्वपूर्ण शासक बने सिख में। इस शुक्रचकिया मिसल के मुखिया थे कौन? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का राजधानी लाहौर था, याद रखना। धार्मिक राजधानी अमृतसर। रणजीत सिंह लाहौर का शासक बने थे, तो राजधानी कहां था इनका? लाहौर। और धार्मिक राजधानी अमृतसर। 1809 को चार्ल्स मेटकप और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर का संधि हो गया। रणजीत सिंह के राज्य के 4 गो सूबा थे। पेशावर पर रंजीत का अधिकार, कश्मीर भी था, मुल्तान भी था और लाहौर था। इतना क्षेत्र पर किसका अधिकार था? रणजीत सिंह का। ये को छोड़ देना है। रणजीत सिंह का आगे चलकर मृत्यु हो गया, इस भी जरूरी नहीं है। तो रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी हो गए खड़क सिंह। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन होगा? खड़क सिंह। दिया नहीं है, कोई बात नहीं, आप जान गए कि रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह। अब खड़क सिंह हुआ, वही खड़क सिंह के घोड़ा का नाम था सुल्तान। पहला अंग्रेज सिख युद्ध, अंग्रेज और सिख लड़ गया कब? 1845 से 46। और दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध 1849 में हुआ। अब दूसरा युद्ध सिख युद्ध के बाद अंग्रेज पंजाब पर भी कब्जा कर लेगा। अंग्रेज और सिख के मध्य संधि देखिए, लाहौर का संधि 1846, भैरावल का संधि भी 1846। इसी भैरावल संधि के तहत राजा दलीप सिंह को संरक्षण हेतु अंग्रेज सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। यानी अंतिम सिख राजा कौन हो गए? राजा दलीप सिंह। अब इनका संरक्षण देख रेख के लिए अंग्रेजी सेना पंजाब में आ गया, एंट्री मार दिया, तो धीरे धीरे कब्जा करेगा। आगे महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर दिया। इनको पेंशन देकर के, रुपया जरूरी नहीं है, वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया पढ़ने के लिए दलीप सिंह को, शेखपुरा ब्रिटेन में। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली बार लड़ाई कहां हुआ? चिलियानवाला। कहां लड़ाई हुआ था? दूसरा आंग्ल सिख युद्ध में पहला लड़ाई चिलियानवाला था। आगे देखिए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1849 को घोषणा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेज राज में कर लिया। पूरा पंजाब को मार्च 1849 में मिला लिया। कौन? डलहौजी। और वही राजा दलीप सिंह को पेंशन दे दिया और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। और सिख राज का जो प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर था, उसके महारानी विक्टोरिया को इंग्लैंड भेज दिया गया। देखे कैसे पंजाब पर, सिख पर कैसे कब्जा किया अंग्रेज। आगे आ जाइए, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब धीरे धीरे जब भारत में पूरा दबदबा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तरह तरह के नियम कानून बनाएगा शासन संचालित करने के लिए। कहा कि बिना नियम कानून के चलेगा? नहीं चलेगा। तो बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था?
रॉबर्ट क्लाइव। इसने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू किया था। द्वैध शासन किया था तो जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के हाथ में पावर में था, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथ में था। मेन पावर अपने पास कंपनी रखा, शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब को दे दिया। दो को मिल के शासन कर रहा, उसी को द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन का शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में कब किया? 1765 में किया। कब किया? 1765 में। अब देखिए, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के इलाहाबाद का संधि किया, याद करिए, 12 अगस्त 1765 को कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। जब पूरा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो हस्तक्षेप नहीं करेगा अब, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन का नींव पड़ गया। 1765 यानी बक्सर का युद्ध 1764 के बाद जो 1765 में संधि हुआ, वहीं से ना ब्रिटिश भारत में मजबूती हो गया। आगे आ जाइए। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त कर दिया। क्यों? उप दीवान माने कहीं पैसा वसूले वाला, वित्त मंत्रालय क्षेत्र। 2 उप दीवान नियुक्त किया कि राजस्व वसूलने कौन जाएगा? तो यही दोनों भारत के लोग रहेंगे। अब बताइए, राजस्व वसूलने अंग्रेज आता ना, तो उसकी हिंदी अच्छे से समझ में आता, ना किसान को अच्छा अंग्रेजी समझ में आता, पहली बात। दूसरी बात, अगर मन में गुस्सा रहता है किसान के तो तुरंत लड़ जाता, नहीं देंगे, जो करना कर लो। इसीलिए लोकल लोग को चुना कि लोकल लोग वसूलने जाएगा। लोकल लोग से झगड़ा मन लेगा? नहीं लेगा। बस का एजेंट लोकल होता है। यहां से अगर पटना से दिल्ली बस जा रहा है तो पटना में लोकल में आदमी रहेगा एजेंट। आगे पटना से दिल्ली जाने में अगर बस स्टैंड पार करके दूसरा बस स्टैंड जाना, अगर मान के चलिए आपको रास्ता में दिल्ली जाने में अगर मिल गया कानपुर, तो कानपुर के एजेंट रहेगा ना, कानपुर के एजेंट रहेगा, कारण कि पैसा उसी से वसूला पाएगा। ना तो पटना वाला से वहां लोकल वाला जल्दी पैसा देगा? कहेगा ना, नहीं पैसा देंगे। हाँ देगा, कह रोको, नहीं रोके कहेगा दूसरे दिन शीशा झाड़ देंगे, हमें नहीं चलना है का, इसे नहीं पार करना है का, कल से ऐसे कहेगा, रोड पर नहीं चलना है का। जो आदमी करोड़ों करोड़ रुपया लगा के और बस निकालेगा, चलाएगा, और उसको कहिएगा शीशा झाड़ देंगे, ठीक लगेगा? इसीलिए लोकल एजेंट रहेगा, क्या कह रहे? सुनो 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 सुनो, किनका बेटा है? तुमका बेटा है, चलो चलो पिताजी के पास तुम्हारे चलते हैं। देखो गोरे, आप हैं, तुरंत करने लगे ना, चाचा इसी बुला गया था मिस्टेक से, कहेगा ना। एजेंट वो है लतखोर एरिया, जब मान के चलिए एरिया लतखोर तो एजेंटो लतखोर, जब वो रंगदार तो वो रंगदार ना, इसीलिए लोकल रहता। तो राजस्व वसूलने के लिए 2 रखा, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और राजस्व पूरा एकदम भर भर के आ रहा है, एकदम तो भर भर के आ रहा राजस्व, तो एकदम भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना जी। पैसा ज्यादा होता है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है। पैसा बहुत ज्यादा है, चढ़ा दिए कहीं कोई पर गाड़ी, कोई बात नहीं, कुत्ते पर न चढ़ा है, बकरिए पर न चढ़ा है, लो 10,000 रुपये ले जाओ, ऐसे समझ लेंगे, कोई बात नहीं है। और पैसा ना है मुर्गियों पर चढ़ेगा, अरे बाप रे बाप, 500 रुपया मांगेगा, चढ़ाएगा लोग। भ्रष्टाचार फैल लेता, पैसा ज्यादा रहता तब। आगे देख लीजिए, और पॉइंट होगा। ये है ना, हाँ ज्यादा हो गया, हाँ चलिए अगला पीडीएफ में फिर एक बदल जाएगा, कोई बात नहीं, आइए कल।